हेलो गाइस, वेलकम टू प्लेटफॉर्म यूपीएससी। आज अपन जो आर्टिकल 16 है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आर्टिकल 16 किसके बारे में है। तो आर्टिकल 16 जो है वो आरक्षण के बारे में है कि किस तरीके से जो जॉब्स हैं उनमें आरक्षण मिलेगा, एससीज़ को कैसे, एसटीज़ को कैसे, ओबीसी को कैसे, इनको आरक्षण है उसको लागू करने के लिए किस किस तरीके से आयोग बनाए गए हैं, या कितना परसेंटेज मिलेगा, कब तक मिलेगा और किस बेसिस पे इनको आरक्षण दिया जाता है, क्या इसको डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते, क्या कहेंगे, या धर्म के आधार पे आरक्षण दिया जा सकता है या फिर नहीं दिया जा सकता। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आर्टिकल 16 के अंदर हैं। आर्टिकल 16 तो उसका जो प्रॉपर नाम है वो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसमें है कि आर्टिकल 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। ये इसमें लिखा हुआ है, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता या केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म का स्थान या निवास के स्थान पर राज्य के किसी भी रोजगार व कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। मतलब आर्टिकल 16 में है कि एक तो जो नियुक्ति की है वो सबके लिए अवसर की जो समानता रहेगी, अपॉर्चुनिटीज़ की समता रहेगी, अवसर की समानता। दूसरा, धर्म, लिंग और जन्म स्थान, यानी जन्म स्थान का हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट या वंश, इसके आधार पे सिर्फ इसी के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब इसको एक सिर्फ इन 5 चीज़ों के आधार पे भेदभाव नहीं हो सकता, मतलब किसी और आधार पे भेदभाव किया जा सकता है। इन सिर्फ 5 आधारों पे भेदभाव नहीं किया जा सकता, मतलब केवल ये नहीं होनी चाहिए, कोई और भी वजह होनी चाहिए भेदभाव करने की। पॉइंट ये है। फिर है इसके अंदर 3 अपवाद हैं कि किस किस में भेदभाव किया जा सकता है। इसमें है कि संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है, मतलब कि स्पेशल रेजिडेंट्स के लोग हैं उनके लिए ये जॉब है। जैसे मान लीजिए कि एक सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 है, 1957 में है सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 जो है, इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले सबको रेजिडेंस के अकॉर्डिंग जो है आरक्षण देने की व्यवस्था थी उसमें। अब इसको 1974 में हटा दिया, लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये चीज़ है कि इसके अंदर रेजिडेंस के अकॉर्डिंग उसमें आरक्षण दिया जाता है अभी भी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। मतलब अब इसमें ये तो है नहीं कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के स्थान के आधार पर, मतलब कि सिर्फ इनमें इसका वजह ये है कि सिर्फ ये वजह नहीं है, इसमें भी कोई और रीज़न दिया गया होगा तब ये आरक्षण दिया है। वैसे अगर देखा जाए तो अब ये निवास के स्थान के आधार पे हो गया, लेकिन इसमें कोई एक और वजह और ऐड की गई होगी कि सिर्फ ऐसा नहीं है रेजिडेंस के आधार पे अगर उनको आरक्षण दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रेजिडेंस है, उसके अंदर कोई और रीज़न दिया हो गया कि ये एक और वजह है जिसकी वजह से इसको आरक्षण दिया जा रहा है। दूसरा इसके अंदर है, ये इसके अपवाद देख रहे हैं, दूसरा है कि राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं हो। मतलब अगर मान लीजिए कि 100 पोस्ट हैं और पॉपुलेशन में अगर मान लीजिए कि 60% हैं वो ओबीसी हैं और बाकी 20% जनरल हैं और 20% SC ST हैं, तो अगर राज्य जो है अगर सही तरीके से अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो कि 100 पोस्ट में अगर देखा जाए तो 60 पोस्ट ओबीसी की होनी चाहिए, पॉपुलेशन के हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए, तभी तो एकदम सही प्रतिनिधित्व होगा। अगर मान लीजिए कि 20 ही पोस्ट हैं तो इसमें इस चीज़ को फिक्स किया जा सकता है कि इतनी पर्टिकुलर पोस्ट हैं जो ओबीसी के लिए फिक्स होंगे। यानी कि अगर रिप्रेजेंटेशन पूर्ण नहीं हो, पूर्ण तो नहीं कह सकते, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो, तो फिर उसको उस आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। फिर है विधि के तहत किसी संस्था या किसी कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी की धर्म आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। मतलब मान लीजिए कि कोई भी रिलीजन बेस्ड भी वो दिया जा सकता है, रिलीजन बेस्ड भी आरक्षण हो सकता है। जैसे लेकिन उसमें फिर ये है कि जो जिस चीज़ के लिए आरक्षण हो रहा है उसके अंदर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि उसी रिलीजन के लोगों की इसमें रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए कि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसके अंदर पुजारी है, किसी को नियुक्त करना है, तो फिर उसके लिए क्वालिफिकेशन ये होगी कि वो हिंदू होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है,
ना कि डिस्क्रिमिनेशन है। वो क्वालिफिकेशन के आधार पे उसको बनाया जा सकता है और क्वालिफिकेशन का आधार देके उसको ये किया जा सकता है। या फिर कोई जैसे मान लीजिए कि मंदिर को चलाने के लिए कोई समिति बनाई जा सकती है, या कोई कुछ भी बनाई जा रही है, तो उसमें फिर अपने धर्म के आधार पे, ऐसा ही बाकी धर्मों के लिए भी हो सकता है। धर्म को क्वालिफिकेशन अगर बनाई जाए, वो भी पर्टिकुलर किसी पोस्ट के लिए, धार्मिक आधार पर व्यवस्था किसी ऐसी जगह के लिए हो सकती है जहाँ पे धर्म का ही कार्य हो या धर्म से रिलेटेड कार्य हो। अब हम मंडल आयोग सबसे फेमस है क्योंकि इसने ओबीसी को 27% जो आरक्षण है वो इसने लागू किया था, और उसका क्या परिणाम हुआ वो देखते हैं। तो ये तो सेकंड आयोग था, पिछड़ा वर्ग के लिए सेकंड आयोग बना था। फर्स्ट जो आयोग बना था वो काका कालेकर ने बनाया था 1953 में, और ये है वो 1979 में बनवाया था, और 1980 में इसकी रिपोर्ट आई थी मोरारजी देसाई की सरकार में। मोरारजी देसाई की सरकार 1977 से 1980 तक चली थी, तो ये आया था। अब इसमें क्या है, अब इसमें है कि ये द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, ये अपने देख लिया। फर्स्ट कौन सा था, जो काका कालेकर ने बनाया था 1953 में, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। अब इसमें है कि अनुच्छेद 340 के अंतर्गत संविधान में पिछड़े वर्ग के लोगों को शैक्षणिक व सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए, शैक्षणिक यानी एजुकेशनल और सामाजिक यानी सोशियो, ये है इस व्यवस्था की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत किए। और इसने एक आयोग में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की 1980 में, और उसमें 3743 टोटल जातियां हैं जिनको ओबीसी के अंडर कंसिडर किया गया, जो सामाजिक और एजुकेशनली कहते पिछड़ी थी। और जो टोटल जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसका 52% था। 52% जो थी वो ओबीसी के अंडर आती थी, और इसके अंदर एससी और एसटी शामिल नहीं, सिर्फ ओबीसी। अब इसमें है आयोग के अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 27%, अब 52% जो लोग थे वो ओबीसी में आते हैं। और जो अगर इनकी पॉपुलेशन के संदर्भ में अगर देखें कि उसके साथ में इसको कितने लोग हैं जो जॉब में हैं, तो इसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, या फिर उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही नहीं है। तो जो मंडल कमीशन है उसने 27% आरक्षण लागू किया इसमें, और इस तरह संपूर्ण आरक्षण जो था वो 50% हो गया। एससी एसटी ओबीसी जितना भी आरक्षण था वो मिलाकर 50% हो गया। और फिर इसको जो लागू है, ये आया कब था, 1980 में आया जब मोरारजी देसाई की सरकार थी। फिर इसको वीपी सिंह ने कब लागू किया इसको, एक सेकेंड, इसको वीपी सिंह ने 1990 में लागू किया। उस टाइम पे इनको कुछ राजनीतिक अपनी सहायता के लिए चाहिए था ये, लेकिन जो भी है उस टाइम पे ये लागू हुआ। अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। फिर है दोबारा नरसिम्हा राव सरकार जो आई 1991 में, नरसिम्हा राव सरकार जो आई, उसने फिर क्या किया कि जो ओबीसी जो हैं, ओबीसी में जो 27% जो आरक्षण हुआ है, उसमें से भी जो 10% आरक्षण है वो ओबीसी में गरीब लोगों के लिए, यानी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए आरक्षण किया। और फिर उसमें क्या किया, फर्स्ट तो ये किया जो नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में कुछ किया, ये सब दो वो किए, परिवर्तन किए। उसमें फर्स्ट तो ये था कि ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिला उसमें से 10% क्या किया, इकोनॉमिकली जो वो थे वीकर सेक्शन, उसके लिए किया। और 10% का अतिरिक्त आरक्षण गरीबों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े, विशेष रूप से उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर, मतलब जो जनरल में आते हों लेकिन गरीब हों इकोनॉमिकली, तो उनके लिए 10% का आरक्षण किया। ये नरसिम्हा राव ने किया। इसमें फिर इसके बाद एक बहुत ही फेमस केस है, इंदिरा साहनी केस इसको बोलते हैं, या फिर मंडल केस बोलते हैं 1992 में। इसके अंदर आरक्षण के ऊपर किस तरीके से जो फोर्थ जो है आर्टिकल 16 का जो फोर्थ पार्ट है वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसमें रोजगार की व्यवस्था जो की हुई है उसका सुप्रीम कोर्ट में केस चला था। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो 10% का ये वाला आरक्षण था जनरल के लिए, जो आरक्षण की बात नरसिम्हा राव सरकार ने की, उसको कैंसिल कर दिया। और 27% जो ओबीसी के लिए आरक्षण की बात करी उसको लागू कर दिया। लेकिन इसके अंदर उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मानना पड़ेगा। क्रीमी लेयर का मतलब ओबीसी जो है उसमें हर जो कास्ट है वो इतनी सोशली और एजुकेशनली इतनी बैकवर्ड नहीं है कि उसको आरक्षण दिया जाए।
मतलब वो दूध पे मलाई की तरह है, यानी क्रीम की तरह है, तो उनके लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बनाना पड़ेगा, ताकि सही जो आरक्षण है वो सही उन लोगों तक पहुंच पाए जिनको आरक्षण की ज़रूरत है। अब इसके अंदर ये देख लिया, और जो क्रीमी लेयर के जो लोग हैं वो बाहर रहेंगे। तो इसमें 5, अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंदिरा साहनी केस है उसके अंदर 5 जजमेंट दिए। फर्स्ट तो ये हुआ कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होगा। दूसरा ये होगा कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं हो सकता, एक आरक्षण मिलेगा सिर्फ एक बार ही, प्रमोशन में नहीं हो सकता। अब ये 1992 में आया, तब इन्होंने ये कहा कि प्रमोशन में नहीं हो सकता, लेकिन अभी के लिए लगा रहे हैं जो 1997 तक लागू रहेगा। 1997 में अपने आप ही प्रमोशन में जो आरक्षण है वो हट जाएगा, यानी सिर्फ 5 साल के लिए लगाया था। फिर उन्होंने कहा कि जब भी आरक्षण देने की बात होती है तो आरक्षण जो है टोटल SC ST OBC जिनका भी जो आरक्षण है वो मिलाकर 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। फिर इसमें कहा कि जो कैरी फॉरवर्ड का जो रूल है, कैरी फॉरवर्ड का रूल है, उसमें भी 50% का जो आरक्षण है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कि मतलब मान लीजिए कि इस बार आरक्षण में 27% सीटें आरक्षित की गई, लेकिन वो सारी सीटें नहीं भर पाई तो उनको खाली छोड़ दिया और अगले साल उनको भरा जाएगा। लेकिन अगले साल जब वो सीट भरी जाएंगी तो 27% की है उस साल की अगली, और इस साल कुछ बच गई वो, तो उसको अगर जोड़ेंगे तो वो तो फिर 27% से ज़्यादा हो जाएगी, या मान लीजिए कि 50% से ज़्यादा हो जाएगी। अगर ऐसा कर लेते हैं अपन तो उसमें 50% से ज़्यादा सीटें नहीं भरी जानी चाहिए। टोटल जो आरक्षण है वो 50% ही रहना चाहिए। ये नहीं है कि पिछले साल का मिला के और इस साल का मिला के 50% से ज़्यादा हो रहा है। तो कैरी फॉरवर्ड का जो है, जो बैकलॉग है, जो रिक्त पद रह जाते हैं, उनके लिए भी ये जो आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर है कि अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में अति जोड़ या न्यून जोड़ के परीक्षण के लिए एक स्थायी गैर वैधानिक विधायी इकाई होनी चाहिए। मतलब ऐसा है कि जब OBC के अंदर जब लोगों को जोड़ा जा रहा है तो उसमें ऐसा है कि कुछ लोग हैं ओवर इंक्लूजन, यानी बहुत ज़्यादा लोगों को जोड़ लिया जिनको आवश्यकता नहीं थी, या फिर न्यून जोड़, या फिर जिनको जोड़ा जाना चाहिए था वो उनको नहीं जोड़ पाया। उन सब के परीक्षण के लिए एक गैर वैधायी संस्था की स्थापना होनी चाहिए। विधायी और गैर विधायी अपने पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर पढ़ा था कि विधायी संवैधानिक जैसा अपने पढ़ा था वो क्या कौन से होते हैं, नॉन संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल कौन से होते हैं, स्टेचुटरी कौन से होते हैं, ये सारा। अब इसमें 50% वाला जो आरक्षण है, 50% वाला आरक्षण है कि 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसमें अपन ने देखा था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 50% से ज़्यादा है, लेकिन वो किसके आधार पे है, रेजिडेंस के आधार पे है। लेकिन तमिलनाडु में भी 67% था कोई टाइम में, अभी भी होगा शायद, अभी भी है शायद। लेकिन वो क्यों है, क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है जिनको आरक्षण देने की आवश्यकता है। जब भी अपन आरक्षण पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड को ही देंगे, इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि ये देखें कि क्या उनकी जो जनसंख्या है उसके आधार पे क्या उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो उतना है जितना उनकी जनसंख्या है उस आधार पे। जैसे मान लीजिए कि 100 में से 60 सीट अपने बात की, तो 60 सीटों के आधार पे क्या 60 सीटें हैं जो उस जनसंख्या को मिल रही हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ज़्यादा रिजर्वेशन उनके लिए किया जा सकता है। मतलब उनकी जनसंख्या के आधार पे अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जनसंख्या ज़्यादा है और रिप्रेजेंटेशन कम है, तो फिर उनका आरक्षण भी बढ़ाया जा सकता है। मतलब रिजर्वेशन के फिर 3 पॉइंट हैं, एक तो एजुकेशनली बैकवर्ड, एक सोशली बैकवर्ड, और पॉपुलेशन के आधार पे एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होना। ये है, ये सारा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की ये सारी व्यवस्था के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया कि क्रीमी लेयर कौन सी हैं, नॉन क्रीमी लेयर कौन सी हैं, उनका पता करने के लिए एक समिति बनाई, राम नंदन समिति। और 1993 में इसने रिपोर्ट दी और उसको फिर एक्सेप्ट भी कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया 1993 में क्या किया, OBC के लिए नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया, जो ये देखेगा कि जॉब्स में किनको आरक्षण देना है OBC में और किनको नहीं देना, यानी किसको OBC के अंदर रखना है जॉब्स के लिए और किसको उससे बाहर निकालना है। फिर है अगला पॉइंट कि ये अपनी ये जो पॉइंट देख रहे हैं वो ये है कि गवर्नमेंट ने क्या किया जब इंदिरा साहनी केस आया या मंडल केस जो आया, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या अपने कदम उठाए उसको देखने के लिए। उसमें फिर तीसरा क्या, पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने के मामले में 77वें संशोधन अधिनियम को 1995 में पास करवाया।
इसमें फिर ये हुआ कि राज्यों को यह शक्ति प्रदान की गई कि राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है, अगर मान लीजिए कि उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इनफ नहीं है। तो एससी और एसटी को प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जा सकता है। और फिर 2001 का 85वां संविधान संशोधन एससी और एसटी के सरकारी सेवकों हेतु आरक्षण नियम के तहत पदोन्नति के मामले में परिणामिक वरिष्ठता की व्यवस्था करता है। मतलब ये हुआ परिणामिक व्यवस्था की जो फाइनल जो है, फाइनली जिसको पोस्ट मिलेगी उसमें वरिष्ठ जो होगा उसको पोस्ट मिलेगी। और इसे पूर्वगामी जून 1955 से लागू किया। पूर्वगामी जून 1955 का मतलब होता है कि जैसे दो तरीके से लॉ लागू होते हैं, एक क्रिमिनल लॉ होता है, एक सिविल लॉ होता है। क्रिमिनल हो गया और एक हो गया सिविल। तो इसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई नया लॉ बना है, अगर सिविल लॉ में जैसे मान लीजिए कि आरक्षण का लॉ बना है या फिर मान लीजिए कि कोई टैक्स से रिलेटेड लॉ बना, तो उसको फिर जैसे मान लीजिए आज की डेट है, जैसे अभी है मार्च 2021, तो ये जो डेट है इससे पहले की डेट में जैसे मान लीजिए कि उसको 2000 से लागू कर सकते हैं। लेकिन क्रिमिनल लॉ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्राइम तो ऑलरेडी हो चुका है ना। उस टाइम पे जो व्यवस्था थी उसी के आधार पे उसको सज़ा मिलेगी। उसके अलावा जो भी नए लॉ बनते हैं वो आज की डेट से लागू होंगे, पूर्वगामी डेट से लागू नहीं हो सकते। लेकिन सिविल लॉ अगर कोई बनता है तो वो पूर्वगामी डेट से भी लागू हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल जो क्रिमिनल का है वो ये भी है कि जब निर्भया केस हुआ था तब लोगों में मांग उठी थी कि उनको फिर कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए अगर लॉ को बदलना पड़े तो लॉ को बदल दीजिए, पर उसका फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसको पूर्वगामी डेट से लागू नहीं कर सकते, क्योंकि केस तो है वो तो 2012 में ही हो चुका था, जो भी घटना थी वो तो जब अगर लॉ लागू भी होता तो वो जिस दिन वर्डिक्ट आया है उसके बाद से लागू होता है, यानी उसके बाद अगर कोई क्राइम होता है तो उन्हीं को उसके आधार पे सज़ा दी जा सकती थी। बाकी उससे पहले अगर क्राइम हो चुका तो उसके आधार पे उनको सज़ा नहीं दी जा सकती। पूर्वगामी का ये नहीं मतलब होता है। फिर अगला फोर्थ जो पॉइंट है सरकार ने कदम उठाए, उनका जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि बैकलॉग रिक्तियों के संबंध में निर्णय को 81वें संविधान संशोधन में 2000 में रद्द कर दिया कि जो 50% का आरक्षण है कि जो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसको रद्द कर दिया और कहा कि 50%, मतलब इनडायरेक्टली ये कहा कि 50% से ज़्यादा हो सकता है। ये इसका मेन पॉइंट है। फिर इसका पांचवा ये है कि 76वें संविधान संशोधन में 1994 में तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम में 1994 की 9वीं सूची में न्यायिक समीक्षा के तहत 69% आरक्षण को 50% के स्थान पे स्थापित कर दिया। मतलब कि जो तमिलनाडु में जो उसके पॉपुलेशन के बेस पे वो दिया जा रहा था आरक्षण, उसको 69% कर दिया और उसको 69% नहीं, उसको 50% कर दिया। 69% से 50% कर दिया। और न्यायिक समीक्षा के तहत 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा, मतलब 9वीं अनुसूची में एक्चुअली जो लॉ होते हैं वो न्यायिक समीक्षा के अंडर नहीं आते मेनली, लेकिन इसमें फिर क्या हुआ, वापस न्यायिक समीक्षा के अंडर उसको लाया गया और 69% से उसको 50% किया गया। तो ये था पूरा आर्टिकल 16। इसमें फिर एक और है, एक बहुत ही फेमस केस था नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें फिर 5 पॉइंट हैं कि किस आधार पे आरक्षण हो सकता है और मेनली किस किस चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। तो फर्स्ट है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होना चाहिए, 5 पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड। दूसरा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पॉपुलेशन के आधार पे, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मतलब जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो। तीसरा ओबीसी में क्रीमी लेयर का वो है व्यवस्था होनी चाहिए कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्रीमी लेयर। फिर चौथा है 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, टोटल जो आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और पांचवा जो है उसमें है कि जनरल एफिशिएंसी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कि जब आरक्षण दिया जा रहा है तो मान लीजिए कि लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए आरक्षण तो दिया जा रहा है, लेकिन आरक्षण दिए जाने में फिर ऐसा नहीं हो कि आरक्षण देते रहे और जो क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूट है वो कम हो जाए। मतलब कि आरक्षण में क्या हुआ, आरक्षण में ये हुआ कि आप मान लीजिए कि 35% के लोगों को जॉब दे रहे हैं,
तो वो क्या होगा, उससे क्या होगा, एक 90% का है, एक 35% के हैं, तो उससे फिर क्या होगा कि अगर सिर्फ इन्हीं लोगों को जॉब दिया और इनको कम दिया, तो उससे फिर क्या होगा कि बाद में क्या होगा कि जो एफिशिएंसी है इंस्टीट्यूट की वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो ये था टोटल जो आर्टिकल 16 है उसका पूरा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन तो क्या पूरा आर्टिकल 16। इसमें फिर एक अपने देखा था जो, इसमें फिर ऐसे देख सकते हैं कि जो 16 है उसमें पार्ट 4 में तो यही है कि किस तरीके से राज्य में भी आरक्षण मिल सकता है SC ST को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। 16 का पार्ट 4 और 16 का पार्ट 5 है कि जो कुछ जॉब होती है जिसमें धर्म के आधार पे भी क्वालिफिकेशन मान के उसको आरक्षण दिया जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।